बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 190 यानी 190 में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो द सेंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 19 के हवाले से। ये जहन में रखें कि इससे पहले हम सेक्शन 1 से लेकर 18 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्शन 19 पढ़ेंगे। और सेक्शन 19 जो है यह रेंट लॉ में जो एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड के हवाले से या टेनेंट की तरफ से या लैंडलॉर्ड की तरफ से जो रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में दी जाती है, वो तमाम प्रोसीजर इसमें मौजूद है कि ये केस यानी रेंट केस कैसे चलेगा, किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाएगी, कोर्ट पर किस तरीके से ये केस रेंट का जो केस है कैसे चलाता है, ये तमाम प्रोसीजर इसमें मौजूद है। और इसमें सेक्शन 12, 13, 15, 16, 17 ये इसके हवाले से है। तो आपके जहन में आएगा कि मैंने तो 12, 13, 15, 16 का, बीच में 14 का है नहीं। तो 14 इसलिए नहीं किया कि उसमें जो पूरा सेक्शन है उसमें पूरा वो प्रोसीजर खुद दिया हुआ है। तो इस हवाले से जो 19 है उसमें 12, 13 के हवाले से सब चीज़ें मौजूद होती हैं और 14 में खुद उसका कोई प्रोसीजर जो है मौजूद है। तो इसलिए ये 19 में इसमें भी ये जिक्र है 14 के, अदर देन सेक्शन 14, ताकि फिर आपके जहन में हो कि ये अदर देन सेक्शन 14 क्यों कहा गया है। तो चलते हैं सेक्शन 19 पढ़ते हैं और समझते हैं कि रेंट लॉ में जब केस चलता है लैंडलॉर्ड की तरफ से एप्लीकेशन हो या टेनेंट की तरफ से, तो जो रेंट कंट्रोलर है जो अक्सर सीनियर सिविल जज भी होते हैं, वो किस तरह इस केस को चलाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो चलते हैं सेक्शन 19 पढ़ते हैं। सेक्शन 19 और इसका जो हेडिंग है वो है ही प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार। इसका सब सेक्शन 1 है, वेयर एन एप्लीकेशन अदर देन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 हैज बीन मेड टू द कंट्रोलर under this ordinance, he shall, unless the application is summarily dismissed by him for reason to be recorded, issue a notice to the respondent to file written reply, if any, within such period not exceeding 15 days of the receipt of the notice. अक्सर हम और सिविल सूट में या फैमिली सूट में जो है जैसे ही सूट फाइल करते हैं तो वो दूसरी पार्टी अदर साइड को नोटिस होता है। अगर वो प्रिलिमिनरी उसमें डिसमिस हो जाता है, कोर्ट समझते कि बनता नहीं है और वो जाओ, तो उस पर नोटिस नहीं होता। लेकिन जो ही वह सबमिशन के बाद एडमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो नोटिस इशू हो जाता है अदर साइड को। तो इसमें भी यही कहा है कि जैसे ही एप्लीकेशन मूव होती है रेंट कंट्रोलर की अदालत में, कोर्ट में, और अदर देन सेक्शन 14 यानी 19 की प्रोसीजर बता रहे, तो अगर वो डिसमिस हो जाता है प्रिलिमिनरी समरीली तो फिर तो नोटिस नहीं होगा और उसकी रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि किस वजह से मैंने इसको डिसमिस किया है, वो लिख लेते हैं। लेकिन अगर वो डिसमिस नहीं करते हैं और इस पे नोटिस करते हैं तो वो जो है फिर रिटन रिप्लाई के लिए, जवाब दावा के लिए 15 दिन दिया जाएगा अदर साइड को, जब जैसे ही वो नोटिस रिसीव कर लेते हैं। विदिन 15 डेज आफ्टर रिसीविंग ऑफ नोटिस वो रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा दाखिल करेंगे। चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। वेयर ऑन द डे फिक्स इन द नोटिस, जो नोटिस जाता है उसमें बाकायदा डेट फिक्स किया जाता है कि फला डेट पे आप आ जाएं अदालत में। तो इसलिए सब सेक्शन 2 कहता है 19 का, वेयर ऑन द डे फिक्स्ड इन द नोटिस फॉर द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिटन रिप्लाई, जो डेट दी गई है कि आप रिटन रिप्लाई यानी WS या जवाब दावा दाखिल करें। इट इज़ फाउंड, और ये सामने आ जाता है, दैट द नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड, कि उसको नोटिस जो है उस पर सर्व हो गया है, तामील हो चुका है, बट द रिस्पोंडेंट हैज फेल्ड टू फाइल हिज रिप्लाई विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, और किसी भी
जो रीजनेबल एक्सक्यूज के बगैर जो है उसने कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया है, तो द रेंट कंट्रोलर में प्रोसीड टू मेक एन एक्स पार्टी ऑर्डर, तो वो फिर एक तरफा ऑर्डर पास करेंगे। एंड आफ्टर सच ऑर्डर हैज बीन मेड द कंट्रोलर शैल हैव नो पावर टू रिसेंड सच ऑर्डर, और उसके बाद वो ऑर्डर जो है रिसेंड नहीं कर सकते, उसके पास फिर पावर नहीं है। सब सेक्शन 3 है वेयर द रिस्पोंडेंट हैज फाइल्ड द रिटन रिप्लाई। आप पहले तो है कि अगर रिटन रिप्लाई जमा नहीं करते अदालत में, अब सेक्शन 3 में है कि जब वो रिटन रिप्लाई यानी जवाब दाखिल करते हैं रिस्पोंडेंट, द कंट्रोलर शैल प्रोसीड टू रिसीव एविडेंस, तो फिर कंट्रोलर जो है गवाही पे केस ले जाते हैं, और इससे पहले वो इशू फ्रेम करते हैं, वो आ जाएगा बाद में, और उसी पे उसके बाद फिर एविडेंस पे ले जाते हैं। फर्स्ट द एप्लीकेंट एंड हिज विटनेस, पहले एप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन दी हो, फिर उसके गवाहान, एंड देन ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड हिज विटनेस, और फिर जो रिस्पोंडेंट और उसके गवाहान वो चलाते हैं। और सेक्शन 4 है 19 का, a party to a case under this ordinance shall prove the evidence of his witness by producing the affidavit of such witness, a copy of which shall simultaneously be supplied to the other party। और एक एफिडेविट एंड एविडेंस दोनों साइड से जब वो आते हैं, तो एप्लीकेंट है तो वो खुद और गवाहों के एफिडेविट एंड एविडेंस देंगे, इसी तरह का रिस्पोंडेंट है तो वो खुद और गवाहों के एफिडेविट एंड एविडेंस देंगे। एंड सच अदर पार्टी शैल हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन, और वो जो अदर साइड होगा फिर उस पर गवाह जरा करेंगे ऑन सच एफिडेविट एंड एविडेंस, एंड इफ द विटनेस हैज बीन क्रॉस एग्जामिन्ड, और फिर वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। और फिर जो है प्रोड्यूसिंग विटनेस में भी री एग्जामिन हिम, और अगर कोई गवाह भी लाते हैं तो उसको भी गवाह एग्जामिन करेंगे। सब सेक्शन 5 द कंट्रोलर शैल इंस्टेड ऑफ फॉर्मली फ्रेमिंग इश्यूज अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज स्टेट देम ब्रीफली इन द जजमेंट एंड शैल रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑन सच ईच सच इशू सेपरेटली। और जो इशू जो मैंने कहा कि जिस तरह क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होता है, ऐसे सिविल सूट में इशू फ्रेम होते हैं, तो जो इशू 1 2 3 4 या एक इशू कोई भी जो इशू फ्रेम हुए होंगे उसी के मुताबिक वो जजमेंट में फाइंडिंग देंगे, फैसला देंगे। कौन? रेंट कंट्रोलर। इसी तरीके से अगर फेल क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई फेल हो जाता है तो इसकी डिटेल जो है कमेंट्स में दी गई है, उसके लिए आप 2019 CLC नोट पेज 17, आप इस प्रोसीजर के लिए 2019 CLC नोट पेज 17 भी आप पढ़े तो और भी समझ में आ जाएगा। और इसी तरह एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट, इसके लिए भी, और आप 2016 CLC पेज 765 पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए, जब एक्स पार्टी होता है सेक्शन 19 में, और इसके लिए आप PLD 2014 कराची पेज 295 भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जिसमें अगर इस हवाले से गई हो तो उसके लिए 2013 YLR पेज 1387 आप पढ़ सकते हैं। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो आप सेक्शन 19 जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि सेक्शन 19 जो है वो प्रोसीजर है रेंट केस को चलाने का। यानी अगर एप्लीकेंट जो है वो कोई भी एप्लीकेशन मूव होता है अदर देन सेक्शन 14 की, तो सबसे पहले जो है वो अगर वो बनता नहीं है तो उस पर रीज़न दे के उसको जो है समरीली डिसमिस कर देंगे, और अगर उसको नोटिस करते हैं तो फिर अदर साइड को 15 डेज का टाइम होता है कि वो जैसे ही उसको नोटिस मिल जाए तो वो रिटन रिप्लाई यानी जवाब दावा दाखिल करेंगे। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अगर वो नोटिस उस पर सर्व हो जाता है और नहीं आते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं, रिकॉर्ड पे आ जाता है और वो जवाब दावा नहीं देता है, तो फिर रेंट कंट्रोलर के पास पावर है
कि वो एक तरफा यानी एक्स पार्टी ऑर्डर पास करे, और वो ऑर्डर फिर वो उसके पास पावर नहीं है कि उसको रिसेंड करे। इसी तरीके से अगर वो रिस्पोंडेंट जो दावा एक्स पार्टी जमा करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो कॉपी दे देंगे अपना भी एफिडेविट एंड एविडेंस की सूरत में और गवाह का भी, और वो एप्लीकेंट जो है वो उस पर क्रॉस करेंगे उसके वकील, और जब उसके बारी गुजर जाएगी तो फिर रिस्पोंडेंट जो है वो एफिडेविट एंड एविडेंस और विटनेस की फिर उस पर क्रॉस या जरा होगा। उसके बाद जो पहले इशू फ्रेम हुए होंगे उसी के मुताबिक रेंट कंट्रोलर जो है वो फाइंडिंग देंगे, या लैंडलॉर्ड के हक में या फिर टेनेंट के हक में। तो ये जो है इसी तरीके से जजमेंट होगा, जजमेंट में तमाम इश्यूज डिस्कस होंगे। फिर जजमेंट पे दोनों साइड को जो अगर वो एग्रीड है तो वो जाके अपील कर सकते हैं। तो अपील के लिए जो है फिर हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 20 से 21 पढ़ेंगे, सॉरी, अपील के लिए हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे लेकिन आने वाले लेक्चरों में, क्लासों में। लेकिन उससे पहले हम सेक्शन 20 जरूर पढ़ेंगे और इसमें पावर ऑफ सिविल कोर्ट के रेंट कंट्रोलर का पावर किस अंदाज में, किस तरीके से कि इसको सिविल कोर्ट के जो पावर दिए गए हैं कौन किस तरीके से वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सेक्शन 21 जो है अपील पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने सेक्शन 19 आपके सामने गोशे गुजार किया उस पे आप किसी हद तक समझ चुके होंगे। आप नेक्स्ट डेट के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।